गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। अगर अभी तक अपन ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। और जो नोटिफिकेशन का जो विंडो है उस पर जाके क्लिक करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल में मिल जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें, और अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर का। वो है क्वेश्चन 11। ओके, 2019 की जो प्रीलियम एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके, उसको हम लोग वन बाय वन इन डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ वहाँ वो क्वेश्चन कहाँ से फॉर्म किया गया था, ओके, कौन से बुक्स के कौन से पेज से ये बुक क्वेश्चन फॉर्म किया था, इसकी इन डिटेल जानकारी मैं आप इस वीडियो को देने वाला हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक आखिर तक देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। चलिए क्वेश्चन 11 पे देखते हैं। क्वेश्चन 11 है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज अमील। स्टेटमेंट 2 है, द इक्ता सिस्टम ऑफ सल्तनस ऑफ द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। स्टेटमेंट 3 है दोस्तों, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सल्तनत सुल्तान्स और सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट गिवन अबव इज अ करेक्ट। तो ए है 1 ओनली, बी ऑप्शन है 1 एंड 2, सी ऑप्शन है 3 ओनली, डी ऑप्शन है 1 2 3। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो तीनों में है, तो ए बी सी में 1 है, कंपलसरी है। तो थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग करेक्ट है क्या नहीं। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो थर्ड दिया हुआ है, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली, ये जो ऑप्शन 3 है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, इट इज ओरिजिनली फ्रॉम दिस सेंट्रल एशिया से है। ये जो मीर बख्शी का जो ऑफिस है ये सेंट्रल एशिया से ओरिजिनेट हुआ था, नॉट इन अ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अगर थर्ड रॉन्ग है तो ऑप्शन डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अभी हमारा जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है, ए और बी ऑप्शन से। तो अभी हम लोग देखते हैं, इसमें 1 तो कॉमन है, सो सेकेंड स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं करेक्ट है क्या। द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एन एशियन इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन। Okay, the Ikta system of Sultan of Delhi was an ancient indigenous institutions. ओके, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। जो इक्ता सिस्टम लाई गई थी वो मुगल का जो टाइम था, ओके, उसमें वो बहुत मतलब हाई लेवल पे थी, तो वो एंशियंट इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो मुगल इरा की इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाता है। तो बचा हुआ हमारा आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन ए, दैट इज इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमील। ठीक है दोस्तों, उसको रेवेन्यू कलेक्शन भी, जो रेवेन्यू कलेक्शन करता था उसको अमील बोला जाता था। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया। क्वेश्चन 11 समझ में आ गया, कोई डाउट। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 11। क्या है क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 क्या है। क्वेश्चन 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संत निम्बारका वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर। संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाव इज अ करेक्ट। ए है 1 ओनली, बी है 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है नाइदर 1 नॉर 2। बताइए।
ये जो दोस्तों क्वेश्चन 11 का जो मैंने क्वेश्चन 11 बताया है, ओके, ये मेडिवल इंडिया एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की बुक है, ओके, उससे ये क्वेश्चन लिया गया था और फॉर्म किया गया था। क्वेश्चन 12 बताइए, मैंने बताया इसका क्वेश्चन 12 का स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या हो सकता है इसका आंसर क्वेश्चन 12 का। ओके, क्वेश्चन 12 का आंसर है दोस्तों क्वेश्चन 12 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नीदर वन नॉर टू। ओके, नीदर वन नॉर टू इस क्वेश्चन का आंसर है, बिकॉज जो निम्बारका संत निम्बारका है उनका एग्जैक्ट जो टाइम स्पैन है वो नोन नहीं है, बट ऐसे माना जाता है कि वो 12-13 सेंचुरी में 12 to 13 सेंचुरी में उसका संत निम्बारका मतलब होकर गए ऐसे माना जाता है, बट वो दे आर नॉट कंटेम्पररी टू अकबर, ठीक है। और संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय शेख अहमद सिरहिंदी। सो यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये है कि संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय शेख अहमद सिरहिंदी। तो सिख सिरहिंदी जो पोएट ये जो शेख अहमद सिरहिंदी थे ये इस्लामिक प्रीचर थे, ठीक है। और जो संत कबीर थे ओके वो जो सिरहिंदी के पहले होकर गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आता ही नहीं है कि सेंट कबीर इज इन्फ्लुएंस बाय शेख अहमद सिरहिंदी। सो दोनों का कोई ताल्लुकात नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है दोस्तों। दैट संत निम्बारका का जो 12-13 सेंचुरी में माना जाता है, नॉट एग्जैक्टली। और अकबर तो मुग़ल एज में आया था। फिर सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस, सॉरी, सेंट कबीर शेख अहमद सरिंदी के पहले होकर गए, इसलिए दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और इसका जो रेफरेंस है वो कहाँ से लिया गया था, मेडिवल इंडिया एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्रा से, ठीक है दोस्तों। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 13। क्या है क्वेश्चन 13? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट was domesticated in the new world and introduced into old world? Okay, which one of the following group of plants was domesticated in the new world and introduced into the old world? A tobacco, coca, rubber. B tobacco, cotton, rubber. C cotton, coffee, sugarcane. D rubber, coffee and wheat. बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास दोस्तों, बताइए जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों टोबैको, कोका एंड रबर, दैट इज ए। सो न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड एज मतलब जो वैरायटीज़ या जो फूड प्रोडक्ट जो कल्टिवेटेड प्रोडक्ट है वो मतलब अमेरिकन्स ने लाया है या फॉरेनर्स ने लाया है, ओके। तो ये इसको माना जाता है कि न्यू वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट आंसर है, दैट इज टोबैको, कोका एंड रबर, ठीक है। आ गए समझ में, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन 14। क्या है क्वेश्चन 14? विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द अबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर लेबर। स्टेटमेंट 2 है अ लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। Statement 3 है consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial ruler. Which of the following given statements are correct? ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली। ऑप्शन बी है
1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी है 2 and 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इस क्वेश्चन में अपन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 है, अभी यहाँ पे देखिए जो 1 है, स्टेटमेंट 1 तीनों ऑप्शन में है, स्टेटमेंट 3 तीन ऑप्शन में है, स्टेटमेंट 2 तीन ऑप्शंस में है। तो ये एलिमिनेशन करना हमें बहुत मुश्किल होने वाला है। चलिए देखते हैं, मैं आपके साथ सॉल्व करता हूँ। तो जो पहला स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द अबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर लेबर। तो देखिए 1 2 ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है। तो स्टेटमेंट 1 को हम लोग ज़रा साइड में रखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। इन लॉर्ड चेम्सपर्स वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड वॉर की जब बात आई थी तब इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया गया था, तो इसीलिए डिड नॉट नहीं होना चाहिए, ये डिड होना चाहिए। सो गांधी जी ने सपोर्ट किया था इस चीज़ को। ठीक है, जो वॉर कॉन्फ्रेंस हुई थी लॉर्ड चेम्सफर्ड की, उसमें इंडियंस को रिक्रूट करने के लिए, वर्ल्ड वॉर में रिक्रूट करने के लिए गांधी जी ने सपोर्ट किया था। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होता है, यहाँ पे डिड नॉट किया है, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होता है। तो देखिए, सो 1 ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया, डी भी गया। सो स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, और इसका जो रेफरेंस है वो स्पेक्ट्रम से लिया गया था, स्पेक्ट्रम से ये क्वेश्चन फॉर्म किया गया था। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। स्टेटमेंट 1 and 3 इज करेक्ट। ओके, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, एलिमिनेशन मेथड, अगर आपको सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है ये पता चला तो आप फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन 15। क्या है क्वेश्चन 15? विथ रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, इंडियन INM के बारे में पूछा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, पर्सन और पॉलिटिकल पोजीशन हेल्ड। तो फर्स्ट है तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, किसी न्योगी, member of the Constituent Assembly, PC Joshi, General Secretary, Communist Party of India. Which of the pair given above is a correctly match? स्टेटमेंट 1 है, ऑप्शन ए है 1 ओनली, बी है 1 and 2, सी है 3 ओनली, डी है 1 2 3। तो बताइए जल्दी जल्दी दोस्तों, बताइए, 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास। बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी। तो तेज बहादुर सप्रू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, केसी न्योगी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे वो। देन पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वो प्रेसिडेंट थे, सॉरी जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, मॉडर्न इंडिया और स्पेक्ट्रम से ही क्वेश्चन लिया गया था। पीसी जोशी 1935 to 1947 में जनरल सेक्रेटरी, 35 से लेके 47 तक सीपीआई के क्या थे, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। फिर पीसी न्योगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर रह चुके हैं। फिर तेज बहादुर सप्रू ऑल इंडिया लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और फेडरेशन के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1990s में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 16। क्या है क्वेश्चन 16? क्वेश्चन 16 इज विथ रेफरेंस टू द मियाम तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, देखिए यहाँ पे याद रखना है, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट। तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। Tansen composed Dhrupads on Hindu gods and goddesses. Tansen composed song on his patrons. D. Tansen invented many ragas. So not correct पूछा है, तो B C D correct है। Tansen was a title given by him by Raja Vikramjit of Gwalior.
ओके, अकबर ने नहीं दिया था, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दैट इज ग्वालियर के जो राजा थे, राजा विक्रमजीत ने उन्हें तानसेन की पदवी दी थी। और तानसेन वॉज अ कोर्ट म्यूजिशियन इन द दरबार ऑफ राजा रामचंद्र ऑफ बंधवगढ़। रेवा के जो राजा थे, ओके, उनके क्या थे, कोर्ट में म्यूजिशियन थे, तो अकबर से उनका कोई ताल्लुकात नहीं था। तो ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन 17 है, क्या है क्वेश्चन 17? विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फोसाइज फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट अप टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट? ए है हुमायूं, बी है अकबर, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड। पता है तो पता है, नहीं पता है तो भूल जाओ इस क्वेश्चन का, मार्क्स भी भूल जाओ और आंसर्स भी भूल जाओ। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जहांगीर ने किया था ये। ओके, मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम ऑफ इंडिविजुअल पोर्ट्रेट, ओके, जहांगीर के टाइम में हुआ था ये। ठीक है, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 18। फेमस प्लेसेस और रिवर बताई गई है। फेमस प्लेस पंडरपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मलप्रभा। अगर आपको जोग्राफिकल मैप में रिवर में अगर आपने लोकेट किए हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आप मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो सकता है। विच ऑफ द पेयर गिवन अबाउट करेक्टली मैच 1 2 2 3 या 1 3 और ऑल द अबाव, दैट इज 1 2 3। तो इसमें अपन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। पंडरपुर में चंद्रभागा आती है, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो 1 करेक्ट है, तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं क्या कोई ऑप्शन? यस, बी को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, बी को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बी एलिमिनेट हो गया। तो 1 अगर करेक्ट है तो अपन देखते हैं 3 हम्पी मलप्रभा। ओके, तो हम्पी मलप्रभा पे नहीं है, हम्पी कहाँ पे है? तुंगभद्रा पे है, तुंगभद्रा। ओके, तुंगभद्रा पे हम्पी। तो थर्ड अगर रॉन्ग है तो ये दो ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए ही बचता है। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, हम्पी लोकेटेड है तुंगभद्रा रिवर के ऊपर। पंडरपुर है महाराष्ट्र में, जो चंद्रभागा रिवर के ऊपर है। तिरुचिरापल्ली बैंक ऑफ इसमें है, कावेरी पे है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन 1 एंड 2, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 दोस्तों देखते हैं, क्या है क्वेश्चन 19? विच ऑन 21 जून, ओके, 21 जून को, on 21st June the sun, statement A है, does not set below the horizon at the Arctic Circle, does not set below the horizon at Antarctic Circle. C shines vertically overhead at the noon on the equator. D shines vertically overhead on the Tropic of Capricorn. तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है on 21st जून? ओके, सो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है, ऑन 21st जून द सन डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजॉन एट आर्टिक सर्कल। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। क्या है क्वेश्चन 20? Which one of the following national parks lies completely in the temperate alpine zone? टेम्परेट अल्पाइन जोन में कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है हमारा, जो नीचे दिए गए हैं? फर्स्ट है नेशनल मानस नेशनल पार्क, बी है नामदापा नेशनल पार्क, सी है नेवरा वैली नेशनल पार्क, डी है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क।
ओके, सो यहाँ पे हमें देखने की, यहाँ पे पूछा है टेम्परेट अल्पाइन जोन। ओके, तो टेम्परेट अल्पाइन जोन कहाँ आता है? अलोंग द हिमालय, ओके, एट द एल्टीट्यूड ऑफ 2500 मीटर टू 3500 मीटर। तो इससे आपको फटाक से पता चल जाएगा कौन सा आता है, अगर जोग्राफिकल लोकेशन आपको पता है तो। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है, जो 3352 टू 3658 अबाव द सी लेवल है, तो टेम्परेट अल्पाइन जोन में आता है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होता है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में अपन ने देखा है क्वेश्चन 11 से लेके 21। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे 21 से लेके 30। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। ओके, नोटिफिकेशन आने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन को आप क्लिक करें और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कंटेंट के बारे में कोई आपकी शिकायत है, आप मुझे क्वेश्चंस में या कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपकी क्वेश्चंस की क्वेरीज का रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में दे सकूं। और दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।